गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार जोरदार स्वागत है, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि अच्छा से स्वागत नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो देखने में मन नहीं लग रहा है। सर स्वागत करते नहीं है हम लोगों का, है ना? तो जोरदार स्वागत है आपका, ताकि आप वीडियो देखिए। वीडियो देखिएगा, रिपीट होगा टॉपिक। आप ऑफलाइन करते हैं अच्छी बात है, ऑनलाइन में भी आप वीडियो देखिए। कहीं भी कोई डाउट रह जाता होगा या फिर कुछ भूल जाते होंगे तो वीडियो देखिएगा तो रिपीट हो जाएगा ना। एक बार कोई चीज़ समझाया जाता है और ठीक है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, जब उसी को दोबारा देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए अगर आप सिर्फ ऑनलाइन वीडियो हमारा देख रहे हैं, ऑफलाइन हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आप उसी वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा टॉपिक। ठीक है? तो हमको लगा कि शायद हम ठीक से स्वागत नहीं करते हैं आप लोगों का, इसलिए आप वीडियो नहीं देख रहे हैं कि सर के स्वागत में गर्मजोशी नहीं है। तो चलो भाई, आज जोरदार स्वागत करते हैं। और आज है हमारा वीडियो 4। इस वीडियो में वीडियो 4 चैप्टर वही है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। है ना? तो पिछले 3 वीडियो तक में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जाना है, और आपको हमने बताया कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितना हुआ था, 4 हुआ था, जिसमें 3 सिस्टम को आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं चौथा सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आज हम लोग जानेंगे 4th सिस्टम, जिसका नाम है SI सिस्टम, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति सिस्टम। तो ये कैसा सिस्टम है? तो सर अभी तक आप लोगों ने देखा, चाहे वो CGS सिस्टम हो, FPS सिस्टम हो या MKS सिस्टम हो, ये तीनों सिस्टम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट पर बेस्ड था। और वो तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या था? लेंथ, मास, टाइम। CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। FPS में लेंथ के लिए फीट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकेंड। MKS में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। ये तीनों सिस्टम जो है 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट पर बेस्ड था। लेकिन बात हुई कि जब नए नए फिजिकल क्वांटिटी का खोज होने लगा, तब सर ये तीनों सिस्टम उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में फेल हो गया। टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाए? CGS सिस्टम में कोई यूनिट नहीं था, FPS सिस्टम में कोई यूनिट नहीं था, MKS सिस्टम में कोई यूनिट नहीं था। अभी टेम्परेचर का बात हुआ, चल ही रहा था, तब तक करंट का खोज हो गया। तो इस तरह से नए नए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये जो 3 सिस्टम था, CGS, FPS और MKS में कोई यूनिट्स नहीं था, इसलिए हमको एक चौथे सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसका नाम है SI सिस्टम। और इस सिस्टम में इट इज ए सिस्टम बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल
and to supplementary units। अब सर कौन कौन था, तो चलिए देख लिया जाए। तो बात करते हैं पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर। तो यहां पर एक टेबल बनाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर उनका एसआई यूनिट्स और यहाँ पर इनका सिंबल। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी लेंथ इसमें भी रखा गया सर, दूसरा सर मास इसमें भी रखा गया, तीसरा सर टाइम इसमें भी रखा गया। लेकिन इनके अलावे और भी जो नया खोज हुआ उनको भी इसमें शामिल किया गया। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी and number 7 amount of substances। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रखा गया किसमें, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को लिया गया और उनका यूनिट लिया गया। ओके, थोड़ा सा अब इनके लिए यूनिट क्या लिया गया सर, तो लेंथ के लिए यूनिट मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या, मोल। ये अच्छा, अब एक जरूरी बात है यूनिट में ये जानना है कि किसी भी यूनिट को ना हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अगर उस यूनिट को फुल फॉर्म में मीटर, सिंबलिक ग्रुप नहीं, अगर हम उनका सिंबल नहीं लिख रहे हैं, पूरा मीटर लिख रहे हैं METER, देन मीटर को हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। चाहे सर वो यूनिट किसी का, जैसे न्यूटन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। यहाँ पर जब हम न्यूटन की बात कर रहे हैं तो इस न्यूटन को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल NEWTON, न्यूटन। लेकिन अगर हम कहते हैं कि न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर हम न्यूटन आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूटन एक यूनिट की बात कर रहे हैं, एक वर्ड की बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर जो न्यूटन है ना, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये यूनिट लिखने का रूल है, ओके। लेकिन जब उनका सिंबलिक रूप लिखेंगे, कोई भी यूनिट, ऑल यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, लेकिन जब उनका सिंबलिक रूप लिखेंगे तो उसका सिंबल भी स्मॉल लेटर से होगा, स्मॉल m, स्मॉल kg, स्मॉल s। लेकिन अगर वो किसी के नाम पर यूनिट रखा गया है तो उसका सिंबल कैपिटल हो जाएगा, ये समझिएगा। ऑल यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स and the symbol of the units are also small letter. But if the unit is based on the name of any scientist, then its symbol is capital letter. तब इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल, जैसे एम्पियर, तो एम्पियर एक साइंटिस्ट के नाम पर है तो देन कैपिटल है। बाकी सारे यूनिट जो है लिखेंगे भी स्मॉल, सिंबल भी स्मॉल। तो ये 7 फंडामेंटल कौन कौन सा हुआ, एक बार फिर से बात करें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के लिए यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल m, मास के लिए यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg, टाइम के लिए यूनिट सेकेंड, सिंबल स्मॉल s,
टेम्परेचर के लिए यूनिट केल्विन, सिंबल कैपिटल के करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट एम्पियर, सिंबल स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, सिंबल CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट मोल, सिंबल हो जाएगा MOL। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिया गया, वो इस तरह से था। और अब बारी आती है 2 सप्लीमेंट्री की, तो लिखते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर, कौन कौन है सर? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन है सर? तो यहां पर भी टेबल बनाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पर इनका SI यूनिट एंड देन सिंबल। तो क्या है? प्लेन एंगल पहला, दूसरा है सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, हम समझते हैं। उसके बाद पहले इसको लिख लें। तो प्लेन एंगल का SI यूनिट हो जाएगा रेडियन, और सॉलिड एंगल का SI यूनिट स्टेरेडियन, सिंबल RAD एंड स्टेरेडियन का SR। तो इस तरह से SI सिस्टम में टोटल 9 यूनिट्स को रखा गया, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल कौन कौन थे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, इसको जानते हैं। चलिए एक एक करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखा जाएगा कि डिराइव्ड यूनिट, जो कि फंडामेंटल किसको कह रहे थे? जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करे। तो दीज आर फंडामेंटल्स, इसको याद रखना होगा। अब इन फंडामेंटल से मिलाकर के डिराइव्ड बनाना सीखेंगे। कैसे डिराइव्ड बनेगा देखा जाएगा, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आ गए हैं, ये प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, इसको जान लेते हैं। ओके, तो देखिए पहला प्लेन एंगल। अरे सर, तो ये प्लेन एंगल है क्या? खैर, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल थोड़ी देर में जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए एंगल क्या है? व्हाट इज एंगल? कोण किसे कहते हैं, या कोण क्या होता है? जानते हैं? बड़ा छोटा छोटा बात है सर ये सब, लेकिन जानना चाहिए बाबू, आना चाहिए। तब जब छोटा बात आएगा ना, तब बड़ा बात समझ में आएगा। जब छोटा ही बात आप नहीं जानिएगा, छोटा बात भूल जाइएगा, तो बड़ा बात समझना मुश्किल होगा। इसलिए थोड़ा छोटा छोटा जो बात है, जो बेसिक चीजें हैं, जो हम जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं, 6 में, 7 में, 8 में, इन चीजों को याद रखना होगा, जानना होगा। अब सर देखिए ना, यहाँ एंगल एंगल करते करते हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में पहुंच गए, लेकिन फिर एंगल क्या है ये तो पता रहेगा, तब तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का कंसेप्ट समझ में आएगा। अब हम एंगल ही नहीं जान पा रहे, खाली सुने हैं, अरे हाँ एंगल होता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? एंगल होता कैसा है, शेप क्या होता है? तो एंगल जो है ना, एक शेप है। याद कीजिए, आप सुने होंगे रेज, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रेज क्या है, किरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो 2 किरणों के मिलने से जो शेप बनता है, 2 किरणों के मिलने से जो आकृति बनता है, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। द शेप फॉर्म्ड बाय द 2 रेज, 2 किरणों के मिलने से जो, आप याद कीजिए ना, ऐसा ये
एक रे एक रे, तो यही ना एंगल का शेप हुआ। इसी को ना कोण कह रहे हैं हम लोग। इसी को ना एंगल कहा जा रहा है। इट इज द एंगल। ठीक है। अब ये जो शेप है, यानी ऐसा शेप जहां भी बनेगा वो एक एंगल कहलाएगा, कहलाएगा ना। ये शेप जहां भी बने, ऐसा शेप हम कह सकते हैं कि सर वो एक एंगल होगा। हाँ, बहुत अच्छा, कह सकते हैं सर। ठीक है, तो बस ये याद रखिए, दिस शेप इज नोन एज एंगल। अब ये प्लेन एंगल क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल यानी वृत्त, अगर ये हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल का अपना सेंटर होगा सर, और ये वाला जो है, ये दो पॉइंट वृत्त के परिधि पर दो पॉइंट ए और बी लेते हैं, तो इसको हम लोग वृत्त का चाप यानी आर्क, आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। अब अगर इस आर्क के दोनों एंड को सेंटर से मिला दिया जाए, तो ये देखिए, तो वही एंगल वाला शेप बना क्या। तो इसी एंगल को ये जो आर्क के द्वारा, वृत्त के चाप के द्वारा सेंटर पर जो कोण बना, दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। कैसे लिखा जाएगा अंग्रेजी में या हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, द एंगल मेड बाय द, एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ ए सर्कल, कहां पर? एट द सेंटर। इसी कोण को कहा जाता है प्लेन एंगल। चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको फिगर से समझते हैं। क्या कह रहा है? द एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ ए सर्कल एट द, कहां पर? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इसी एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। अब थोड़ा इसी को फिगर से दिखा दिया जाए। ये यहां पर फिगर ड्रॉ कीजिए। ये हमारा सर्कल हुआ, ये सेंटर, एंड ए बी इज द आर्क। तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाया, दिस एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। आया समझ में? एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ ए सर्कल, कहां पर? एट द सेंटर। सेंटर पर जो कोण बन रहा है, किसके द्वारा? चाप के द्वारा। इस कोण को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला? एल, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। क्लियर है? तो ये हुआ आपका प्लेन एंगल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें कंप्लीट प्लेन एंगल का मेजर पूछे तो यहां से जो ये थीटा निकलेगा, इसी को यूनिट हो जाएगा मापने का तरीका रेडियन। ये जो थीटा यहां से हमारा निकल रहा है कि सर ये कितना का एंगल हुआ, तो इतना रेडियन। चलिए अब अगर हम पूछे कि सर एक कंप्लीट प्लेन एंगल, कंप्लीट यानी ये पूरा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। थोड़ा सा हम इधर मिटाते हैं, तब तक आप लिखिए, है ना? मिटा दें?
चलिए, तो इसी में आगे लिखते हैं वन कंप्लीट प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो 2 पाई आर। अगर कंप्लीट प्लेन एंगल की बात करते हैं तो ये पूरा सर्कल लेना होगा ना। वन कंप्लीट प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या, पूरा ये सर्कल सेंटर पर कितना, तो पूरा सर्कल का चाप का लंबाई कितना जाएगा, सरकमफेरेंस ये 2 पाई आर बाई आर, यानी आर से आर कैंसल, यानी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आ गया इसका यूनिट। अब हम जान रहे हैं कि सर इसी को तो 360 डिग्री भी कहते हैं, हाँ एकदम कहते हैं। ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहां से एक रिलेशन मिला, देयरफॉर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल्सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 यानी कि 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। यानी कि अगर एक आदमी एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगाया, तो अगर उसी एंगल को बोलना हो तो हम 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं या 360 डिग्री बोल सकते हैं। यानी कि जो 2 पाई रेडियन है वो किसके बराबर हो रहा है, 360 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो इस तरह से ये प्लेन एंगल था। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं दूसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल ये किसको कह रहे हैं सर, सॉलिड एंगल? अरे तो ये भी कोई कोण, एक एंगल का ही तो शेप होगा। ये भी एंगल का ही शेप होगा, तभी तो इसको नाम दिया गया है सॉलिड एंगल। अब एंगल का शेप क्या है, तो रेज के मिलने से जो शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल। तो अब यहाँ पर देखिए ना क्या है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, देखते हैं ना, है देखने की बात है, सोचने की बात है। अभी तो जगह बना रहे थे ना बोर्ड पर, हम ऐसा थोड़े है कि वीडियो को बंद कर रहे हैं, बोर्ड पर जगह बना रहे थे। अब आती है बात कि अब जगह बन गया, अब एक्सप्लेन करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल क्या है। ठीक है, क्या है भाई सॉलिड एंगल? तो अभी मान लिया जाए अभी गर्मी का सीजन चल रहा था और हम लोगों को मन किया ना कहीं पर तारबूज देखे, वाटरमेलन, तो मन किया खरीदने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तारबूज खरीद के लाए बाजार से और ठगा हुआ महसूस करते हैं। अंदर जो ना वो मन पसंद लाल नहीं रहता है, और जब वो मन पसंद पका हुआ लाल नहीं रहेगा ना तो खाने में मजा नहीं देता है। देता है क्या? उस समय लगता है कि अरे मिल जाए रास्ता में तो उसको पटक के मारे, पहले ठग लिया आज हमको। तो दोबारा जब जाते हैं खरीदने ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया काट के दिखाओ पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। तब वो जो दुकानदार है, वो जो तारबूज वाला दुकानदार है, वो इस गोल से तारबूज को क्या करता है, ऐसा कुछ हिस्सा आपको, ये वाला हिस्सा काट के निकाला और दिखाया कि देखिए ना पका हुआ है, ठगेंगे नहीं। हम बोलेंगे अरे तुम लोग यार ऐसे ही बोलते हो, ठग लेते हो। तो ये जो हिस्सा जब काट के निकालते हैं तारबूज से, तो फिर तारबूज के अंदर में भी देखिए ऐसा ही शेप बन जाता है, और इस शेप को तो हम लोग एंगल बोल रहे हैं। तो इस एंगल को कहा जाता है सॉलिड एंगल। ये जो तारबूज में जो शेप बना, तारबूज को कटिंग करने के बाद जो हिस्सा निकाले और वहां जो शेप बना, दिस एंगल इज कॉल्ड
सॉलिड एंगल। अब सर दोनों में अंतर क्या है? एक ही चीज तो हो रहा है। अरे नहीं, एक चीज नहीं हो रहा है। प्लेन एंगल इज ए फिगर, वो 2D में बनता है। सर्कल क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, यहीं पर नोट करके कहीं पर लिख देते हैं, प्लेन एंगल इज 2 डायमेंशनल फिगर। ये चलिए ना, वीडियो में बोल दे रहे हैं तो अपने कॉपी में जगह चूक अब इसको मिटाते नहीं है, यहीं पर नोट करके प्लेन एंगल में लिख लीजिएगा कि प्लेन एंगल जो होता है 2 डायमेंशनल फिगर होता है। उसको हम लोग ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड एंगल है ये 3 डायमेंशनल, इसको हम ऐसे हाथ में लेके दिखा सकते हैं, जैसे आइसक्रीम वाला कोन। तो आइसक्रीम वाले कोन में जो एंगल बन रहा है, इट इज ऑल्सो ए सॉलिड एंगल। समझ में आ रहा है? इट इज ऑल्सो ए सॉलिड एंगल। ये अंतर है। प्लेन एंगल चाप के द्वारा बनेगा, लेकिन ये जो हम हिस्सा काट के निकाले ना बाबू, ये जो हिस्सा हम लोगों ने काट के निकाला यहां से, ये क्या है? ये एक सरफेस है। तो अब इसका डिफिनेशन क्या है समझिएगा। ये वाला जो हिस्सा यानी ये एरिया ऑफ इस गोला को क्या कहेंगे? स्फेयर। वहां आर्क था और यहां ये एरिया है। द एंगल मेड बाय द एरिया ऑफ ए सरफेस या सरफेस ऑफ ए स्फेयर, कहां पर? एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। गोला का, स्फेयर का सरफेस, सतह के द्वारा, वो उसका क्या ऊपरी सतह न है, सरफेस है वो। गोले के सरफेस के द्वारा उस गोले के सेंटर पर जो कोण बनाया जाता है, द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ ए स्फेयर, कहां पर? एट द सेंटर। द एंगल, चलिए अब डिफिनेशन लिखते हैं ना, फिर से समझते फिगर से। डिफिनेशन कह रहा है द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ ए स्फेयर, कहां पर? एट इट्स सेंटर is called solid angle, is called solid angle। समझे कुछ? हाँ, ये कंसेप्ट है। सॉलिड एंगल 3D ऑब्जेक्ट्स में बनेंगे, और सॉलिड एंगल खुद 3D होता है, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। इट इज एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, बट प्लेन एंगल इज ए शेप ऑफ फिगर। It is 2 dimensional. Solid angle is 3 dimensional. ओके, तो अब इसका फिगर से समझा जाए। ये स्फेयर बनाइए, और इसके सेंटर पर एक सरफेस के द्वारा ऐसा थोड़ा सा एक सरफेस का शेप दे दीजिए कि भैया ये सरफेस, तो ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ये एंगल सॉलिड एंगल है, और इसको ओम से दिखाया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द साइन, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन ओम। ये साइन किस चीज का है? ओम पढ़ा जाता है। बट इट इज क्या? एंगल। सो ओम इज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ सरफेस बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं A/r²। हो गया। अब अगर यहीं पर हम फिर से पूछे
कि वन कंप्लीट सॉलिड एंगल कितने का, कितने स्टेरेडियन का। क्योंकि सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होगा, स्टेरेडियन। तो वन कंप्लीट सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल टू कितना, तो एरिया ऑफ स्फेयर, पूरा एरिया लेना होगा ना, बाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन एस आर। ओके, तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एसआई सिस्टम क्या है, क्यों एसआई सिस्टम को लाया गया, क्यों लाया गया, याद रहा कुछ कि भूल गए इतना देर में? अरे भैया बहुत आसान है। बाकी जो 3 सिस्टम था वो सिर्फ 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड था, लेकिन जब नए नए फिजिकल क्वांटिटीज खोज होने लगे तो वो तीनों सिस्टम उसको मेजर नहीं कर पाया, इसलिए हम लोगों को एक नया सिस्टम की जरूरत पड़ा, है ना। और हम लोगों ने उसको नाम दिया एसआई सिस्टम। इसमें टोटल 9 यूनिट्स को रखा गया, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री। 7 फंडामेंटल कौन थे, 2 सप्लीमेंट्री कौन थे, और ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या हुआ, इसको हमने काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया। अब हम लोग अगले वीडियो में फंडामेंटल से डिराइव्ड यूनिट बनाना सीखेंगे, तो जरूर देखेंगे, क्योंकि वही अगर आप यूनिट बनाना सीख गए तो डायमेंशन बहुत आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मन लगा करके देखते रहिए, वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका टॉपिक रिवाइज होता रहे। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग आते हैं, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके बाय।